बाबा साहब की परिकल्पना थी कि ये जो व्यवस्था हो रही है उसमें पढ़ लिख के जो आगे आएगा वो समाज को रोशनी देगा, ताकत देगा। वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, अपने समझ का कुछ हिस्सा और अपने समय का कुछ हिस्सा जो है समाज के उद्धार में लगाएगा। ऐसा हो कहाँ रहा है? हमने भी मजदूरी की है बचपन में, उसमें कहीं किसी तरह की हीन भावना का अनुभव हमें नहीं हुआ। हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं। माँ बोली है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि तुम चमार जाति के हो, चमार होकर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो। इस बात पर मैं, टीचर ने कहा, अच्छा। इस बात से मैं बहुत आहत हुआ और मैं लगातार रोता हुआ घर गया। तो जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं बिहार के बेगूसराय जिले में। बहुजन समाज में, दलित समाज में तमाम ऐसे शख्स हुए हैं जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने मेधा के बूते, संघर्ष के बूते अपना एक मकाम हासिल किया। ऐसे ही एक शख्स है हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी अम्बेडकरी आंदोलन में खासे सक्रिय हैं और एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स हैं भागलपुर डिवीज़न के। इनका एक लंबा संघर्ष रहा है, चाहे वो जब वो पढ़ाई करते थे तब की बात हो या फिर नौकरी के दौरान की। सर, किसी का भी जीवन उसके जन्म से शुरू होता है। आप लगातार बात करते रहते हैं, हम लोग तमाम संघर्षों का जिक्र करते हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? जय भीम अशोक जी। सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप बेगूसराय जैसे शहर में आए हैं। और आज मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती है, माघ पूर्णिमा है। तो इसके पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, अपने संतों गुरुओं को नमन करना चाहता हूं। तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु रविदास, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम बहुजन नायक, सबके प्रति मैं सम्मान प्रकट करता हूं। और गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मैं जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। जब मैं गुरु रविदास के बारे में कुछ बात करना शुरू करता हूं या अपने बारे में कुछ शुरू करना चाहता हूं तो एक बात याद आती है। मैं हिंदी भाषा साहित्य का छात्र रहा हूँ, लगातार मैं पढ़ता रहा हूँ। गुरु रविदास के बारे में मैं बताऊँ इस रूप में कि अपने सीने में चुभा दर्द का नस्तर लेकर खुद अपने जख्मों को सिया करते हैं। आपने इतिहास की तहरीर में देखा होगा, कुछ लोग मौत के बाद भी जिया करते हैं। तो गुरु रविदास की जो चिंतन धारा है, गुरु रविदास का जो दर्शन है, उन्हें गलत तरीके से रखा गया है हमारे बीच में। मैं हिंदी साहित्य का छात्र रहा हूँ, पृष्ठभूमि मेरी साइंस से रही है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी साहित्य को मैंने चुना। उन्हें भक्त कवि कहा जाता, वो कभी भक्त नहीं थे। एक सामाजिक क्रांतिकारी थे और उन्होंने बुद्ध के दर्शन को रखा अपने रूप में। तो बचपन से गुरु रविदास को सुनता हुआ, जानता हुआ, पढ़ता हुआ मैं बड़ा हुआ। मैं मूलतः नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। नालंदा जिला के हरनौत थाना का एक गांव है धिमोय, वहीं मेरा जन्म होता है। मेरे बाबूजी मजदूरी करते थे, किसान थे। मेरी माँ जो पारंपरिक काम होता है डगरीन का, प्रसूति दाई का काम करती थी और मैं गांव के स्कूल से मैंने शिक्षा पाई है। तो जाहिर है कि किसी मजदूर का बेटा, किसी हरवाह का बेटा, किसी डगरीन का बेटा आज मैं इस मुकाम पर हूँ तो अपने माता पिता के चलते हूँ, अपने पुरखों के चलते हूँ। और बचपन से मैंने गुरु रविदास को पढ़ा है। नालंदा जिला में होने के चलते तथागत बुद्ध के बारे में ढेर सारी बातें होती रही है। और आज हम जहाँ बैठे हैं, मुझे बतलाते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि मैं जब यहाँ पदस्थापित था आज से 17-18 साल पहले, तो मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र में तथागत बुद्ध का भ्रमण हुआ था, यहाँ वर्षावास हुआ था। और इसी, किस दौर की बात है ये? मेरी पदस्थापना यहाँ 2003 में हुई थी। नहीं, जब बुद्ध आए थे वर्षावास में। बुद्ध का वर्षावास का कालखंड का मुझे पता नहीं है,
लेकिन वो जगह मुझे है जो यहाँ। बताया गया है कि यहाँ संघ हुआ करता था। आप यहाँ जो नेशनल हाईवे देख रहे हैं उसके जस्ट 100 बांस उत्तर की तरफ एक टीला हुआ करता था। मैंने देखा उस टीला को। अच्छा। यहाँ के इतिहासकार लोगों ने वहाँ शोध किया है, उसकी छानबीन की है, तो वहाँ टीला था, उसे संघ कहा जाता था। उसी संघ के चलते इसका नाम संघौल पड़ा। अच्छा। मैं बुद्ध भूमि है ये तो पूरा बिहार के चप्पे चप्पे में बुद्ध के अवशेष बिखरे पड़े हैं। पूरा बिहार ही बुद्धों का बिहार हाँ था। बिल्कुल। तो उसी बुद्ध भूमि के नालंदा में मेरा जन्म होता है, और ये अभी मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं जहाँ बसा हूँ वह भी बुद्ध भूमि है। और मैंने सन 1981 में गौनामा हाई स्कूल से, जो सर गणेश दत्त के द्वारा स्थापित थी, वहाँ से मैट्रिकुलेशन पास किया है। मैं अपने स्कूल में, मैं अपने प्रखंड में टॉपर था। ज़िले में मेरा तीसरा पोजीशन था। पटना साइंस कॉलेज में ISC में मैंने एडमिशन लिया। BSc पटना BN कॉलेज से हो रहा था। इन द मीन टाइम मेरा सिलेक्शन भारतीय स्टेट बैंक में हो गया, और फिर मैंने वहाँ जाकर ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने प्रतियोगिताओं की तैयारी की। उसके बाद 37वीं BPSC बिहार लोक सेवा आयोग कंप्लीट करने के बाद वित्त सेवा में मेरा चयन हुआ एज ए CTO, और CTO से असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से जॉइंट कमिश्नर होते हुए आज मैं इस पद एडिशनल कमिश्नर पद पर हूँ। जी, आप बता रहे थे कि पिताजी आपके मजदूरी करते थे, वहाँ पर काम करते थे। बचपन कितना संघर्ष भरा था आपका? दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। अब बचपन में जहाँ से स्कूल मैंने पास किया है, मैं बचपन की एक घटना बताता हूँ। बाबूजी यूँ तो हल चलाते थे, हरवाही करते थे, श्रमिक थे, लेकिन उन दिनों एक जातीय पंचायत हुआ करता था, तो 14 गांव के वो सरदार हुआ करते थे। अच्छे वक्ता थे और बड़े क्रांतिकारी थे स्वभाव से। सन 1971 की बात है, जब मैं स्कूल में गया था, मेरी माँ ने कहा था सिर्फ हिंदी पढ़ते हो, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने के लिए बोलो। मुझे नहीं पता था, माँ को नहीं पता था वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई होती है कि नहीं। और मैंने जब कहा कि माँ बोली है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि तुम चमार जाति के हो, चमार होकर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो। इस बात पर मैं, टीचर ने कहा। अच्छा। इस बात से मैं बहुत आहत हुआ और मैं लगातार रोता हुआ घर गया, और बाबूजी ने जाके अगले दिन शिक्षक से कहा कि ठीक है मास्टर साहब, मैं हरवाही करता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को इतनी तालीम दूंगा, इतनी उच्च शिक्षा दूंगा कि वो एक दिन वो कुर्सी पर बैठेगा। और ठीक उसके 10 साल बाद जब मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट होता है, तो मैंने न ही स्कूल में टॉप किया बल्कि ब्लॉक में टॉप किया, जिले में पोजीशन था, और इंग्लिश में मेरा 81% मार्क्स था। तो बाबूजी के प्रेरणा के चलते हुआ। मतलब तमाम गरीबी के बावजूद भी वो मजदूरी करते थे, उसके बावजूद भी एक करेज था उनके में कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने की जो उनकी ललक थी, और आपके जरिए वो कहीं ना कहीं अपना सपना देखा करते होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जो हूँ वो मेरे बच्चे ना रह जाए। हाँ, उनका कहना था। मुझे याद है वो गुरुजी के पास गए थे, गर्मी का दिन था, पसीना पहुँचते हुए। अमूमन लोग जाते नहीं है। हाँ हाँ, उस जमाने लेकिन में बाबूजी संघर्ष की प्रवृत्ति कहते अपने स्कूल में उस जमाने में गए थे। बोलते हैं कि शिक्षक कितना प्रताड़ित करता था कि उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। उनके मन में कसक थी, उनके मन में कसक थी, मैं नहीं पढ़ाऊँ, मेरा बेटा पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा, वो हल नहीं चलाएगा, ये उनके मन में जज्बा था। मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी, वो पढ़ी लिखी थी, तो वहाँ से प्रेरणा मिली, तो उनका जो अरमान था पूरा हुआ। इस तरीके से आप सब इसमें आए। हाँ जी। तो बचपन की जब चुनौतियों को याद करते हैं आप, उस दौर की तमाम, जैसे एक आपने अंग्रेजी शिक्षा की बात की, और भी तमाम चुनौतियां रही होंगी कि हो गया, आसानी से निकल आए? नहीं, लगातार जातीय प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है, लेकिन होता है कि जब चुनौतियां आती है, संघर्ष सामना करना पड़ता है, अधिकांश लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चुनौतियां जो है मजबूत बना देती है। आप मजबूत प्रतिकूलताओं से जूझने की क्षमता यदि आप में है तो आप बेहतर कर लेते हैं। तो सब कुछ आसानी से अवेलेबल था, या फिर आपको भी जैसे उस जमाने नहीं, में काफ़ी माता-पिता जद्दोजहद के करना साथ- पड़ा था। मेरे गांव से मेरा हाई स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर दूर था, जो बरसात में 8 किलोमीटर हो जाता था, नदी पार करके जाना होता था। लेकिन मैं नियमित रूप से
स्कूल जाता था और जाहिर है मैं अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। नहीं, मैं एक और भी चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे तमाम जो दिक्कतें आती हैं, जैसे जब उतनी गरीब परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो कई बार होता है कि बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, माँ बाप के साथ लगे हुए हैं, तमाम लोगों का इतिहास रहा है ऐसा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा? हम जिस परंपरा के लोग हैं, श्रमण परंपरा के लोग हैं, जिस गुरु रविदास की आज जयंती है, उन्होंने अपना पेशागत काम करते हुए भी समाज को एक संदेश दिया है। तो श्रम हमारी व्यवस्था रही होगी, लेकिन वो हमारी बाधा नहीं रही। श्रम को सम्मानित हम लोग करते रहे हैं और हमने भी मजदूरी की है बचपन में, उसमें कहीं किसी तरह की हीन भावना का अनुभव हमें नहीं हुआ। हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं और अपने पूरे देश के 90% लोग काम करने वाले मेहनतकश लोग हैं। उस पर कभी शर्म नहीं हुआ, उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम मेहनत करके, और पढ़ने की इच्छा थी, माता पिताजी का आशीर्वाद था, संस्कार मिला, लगातार लगता था कि पढ़ें लिखें, कुछ बड़ा बने, तो आत्मविश्वास था और बचपन में ही लगता था कि मुझे बड़ा बनना है। बड़े बन गए हैं। उसके बाद आप लगातार एक्टिव हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग, ठीक है, गरीब परिवार से उठते हैं, नौकरी करते हैं, मस्त हो जाते हैं, तमाम लोग देखते हैं हम लोग भी समाज में घूमते हुए। आपके भीतर वो कौन सी चीज़ थी कि लगा कि नहीं, पे बैक टू सोसाइटी करनी है, लगातार एक्टिव रहना है इतने बड़े पद पे आने के बावजूद भी? बाबूजी, जैसा मैंने कहा कि वो लगातार, चूँकि वो अपने जातीय पंचायत के सरदार थे, अच्छे वक्ता थे और क्रांतिकारी विचारधारा के थे, परंपराओं का खंडन करने में उनकी अभिरुचि थी। उनसे मैं सुनता था गुरु रविदास के बारे में, और मैं 10वीं कक्षा में था तब बाबा साहब को पढ़ने को मुझे मिला। बाबा साहब की पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे लगा, एक मेरे भीतर में एक आग लग गई। मुझे लगा कि हमें कुछ करना है। बाबा साहब जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में, हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे थे, उससे ज़्यादा संकट के दौर से बाबा साहब गुजरे थे। उनको पीने को पानी नहीं मिलता था, कक्षा में अलग बिठाया जाता था, तो उस तरह की प्रताड़नाओं का शिकार मुझे नहीं होना पड़ा। तो बाबा साहब के संघर्षों के चलते मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मुझे लगा कि बाबा साहब ने इतना बड़ा काम किया है, तो हमें भी कुछ करना है, हमें भी समाज को लौटाना है। पे बैक टू दी सोसाइटी की भावना जो है बाबा साहब को पढ़ के मिला। अब बार बार रविदास जी का जिक्र कर रहे हैं, जाति का जिक्र कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि यहीं पे आके एक आदमी का कॉन्फिडेंस टूटता है। जब शहरों में हम जाते हैं, कोई किसी से जाति पूछता है, तमाम लोग झूठ बोलते हैं, तमाम लोग सरनेम छिपा लेते हैं, किसी किसी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। आप उस चीज़ पे, आपको कभी छिपाने की ज़रूरत पड़ी, छिपाया आपने, या फिर प्राउड फील किया? मुझे बचपन से इस तरह से ढाला गया था कि मुझे जाति को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। मुझे याद है 9वीं कक्षा में जब था और कुछ अंग्रेजी प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा था, तो मेरे शिक्षक ने मुझसे कहा, अब क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार व्हाट? वीरेंद्र कुमार फुल स्टॉप। पिताजी का नाम श्री बालेश्वर दास। क्या, किस समाज से हो, किस जात से हो? मैंने चमार हूँ, आई एम चमार। तो मैंने इसको स्वीकार किया, आई एम चमार। और मुझे कहीं किसी तरह के हीन तो स्वीकार कर लेने के बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं क्या? नहीं, स्वीकार करने के बाद जब हमारे आसपास जो रहते हैं उनके साथ दो तरह की बात है। यदि हम चमार कह करके हीन भावना के शिकार होते हैं, डरते हैं, तो हम पर हावी हो जाता है। लेकिन वो देख रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज की चमार कह करके भी वो बड़ा निर्भीक है, गर्व कर रहा है, वो जो है अगला जो है उसको लगता है कि भीतर से ताकतवर है, और आपके साथ भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। आपका तमाम अध्ययन भी रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, जाति पे भी, बुद्धिज़्म को भी लेके, श्रवण परंपरा का जिक्र कर रहे हैं आप। किस तरीके से देखते हैं आप जाति के सवाल को, बुद्ध को, रविदास को, कबीर को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? पढ़ाई लिखाई के क्रम में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो सिलेबस है, उसके अलावा मैंने बाबा साहब को जब पढ़ा तो बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ने का अवसर मिला। मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो नशा था, लगातार मैं पढ़ता था। बहुत बचपन में मैंने बाबा साहब का अछूत कौन और कैसे, शूद्र कौन थे, इस तरह की किताबें मैंने पढ़ी। और बहुत अर्ली जॉब में मैं आया हूँ। मैं जब बैंक में ज्वाइन किया था तो मेरी उम्र 20 साल नहीं थी। अच्छा। 11 फरवरी 1985 को जब मैंने बैंक में ज्वाइन किया, आज से ठीक 38 साल पहले, तो मेरी उम्र उस दिन 19 बरस 11 महीना 11 दिन था। तो मैं तो बचपन से नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने जब अछूत कौन और कैसे पुस्तक देखी, वो बहुजन कल्याण प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित थी, तो मैंने सारी किताबें मंगा ली बाबा साहब की। बाबा साहब की किताबों को पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, आप ताकतवर हो जाते हैं।
अब भोगा हुआ यथार्थ को देखने और समझने की शक्ति मिलती है, इसलिए ताकत बनती है। मैंने देखा कि तमाम आप समाज को लेके, बहुजन आंदोलन को लेके काफ़ी मतलब एक आपका एग्रेसिव नज़रिया रहता है कि नहीं काम करना है, काम नहीं करना है तो आप साइड हो जाइए। आप ये भी कहते हैं कि तमाम लोग जाति के सवाल पर रिजर्वेशन का लाभ लेके वो नौकरियों में आए, लेकिन वो लोग पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे, तो आप बहुत गुस्से में दिखते हैं, क्यों? देखिए, हम जिस नालंदा बिहार से हैं, तो मैं इस बात को अक्सर महसूस करता हूँ कि जिस समय अमेरिका, इंग्लैंड, जापान का आविष्कार तक नहीं हुआ था, उस समय हम विश्व गुरु कहलाते थे। आवागमन के साधन नहीं थे, सूचना संप्रेषण के साधन नहीं थे, दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे यहाँ, हम विश्व गुरु कहलाते थे। हमने प्रथम लोकतंत्र की स्थापना की है, तो ये गौरव का विषय है। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि बिहार का मतलब एक गाली हो गया? इसको चुनौती के रूप में मैंने स्वीकार किया। तो निर्भीकता मिट्टी की देन है, लगातार निर्भीक बिहार की मिट्टी में है, बिहार की मिट्टी में निर्भीकता है। वो भी नालंदा से है, इस बात का गर्व है कि हम नालंदा से हैं, बुद्ध भूमि से हैं। तो ये ताकत मिलता है, इसको एहसास करने की जरूरत है। और यदि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा रहा है, अच्छे स्कूलों में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है, अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, अच्छी संगत मिलते हैं, तो मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। तो प्रतिकूलताओं से जूझने की एक अभूतपूर्व ताकत मिल जाती है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि आप तमाम मुद्दों पे, जैसे जो पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहा है या फिर जो लोग आंदोलन में योगदान नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर मुखर रहते हैं, आप सीधे विरोध करते हैं। इसके लिए मुझे कोट करना पड़ेगा। आपने मानवर साहब को देखा होगा, मानवर साहब को सुना होगा, पढ़ा होगा। बहुजन आंदोलन में एकमात्र पुस्तक उनकी है चमचा युग, एन एरा ऑफ स्टूजेस। तो एन एरा ऑफ स्टूजेस में 1934 में जो समझौता हुआ है गांधी और बाबा साहब के बीच में, बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे आरक्षण। बाबा साहब ने आरक्षण नहीं मांगा था, न बुद्ध ने मांगा है, न कबीर ने मांगा है, न रविदास ने मांगा है। पूना पैक्ट के दौरान ऐसी स्थितियां बनी कि तो हम हिस्सेदारी मांगेंगे, जितनी हमारी संख्या है उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद का कहना, इसको मानवर साहब ने आगे बढ़ाया। तो हमारा हिस्सा है, आरक्षण क्यों? लेकिन आरक्षण जो मजबूरी बस बाबा साहब को जो साइन करना पड़ा है, उसके बाद जो वर्ग पैदा हुआ उसको एन एरा ऑफ स्टूजेस में मानवर साहब कहते हैं, वो चमचा पैदा हो गया। और मेरा स्पष्ट मत है कि आरक्षण से हम कमजोर हुए, क्योंकि मेरा अपना मानना है, मैं 38 साल से नौकरी कर रहा हूँ। आरक्षण से जो आए हुए लोग हैं उसके बारे में मुझे मुलाकात हुई थी डॉक्टर आनंद श्री कृष्ण से, आयकर विभाग में बड़े ऊंचे अधिकारी थे। तो उन्होंने एक शेर कहा था कि आरक्षण से जन्मे हुए लोग, सुविधाओं से पले हुए लोग बातें करते हैं बरगद की, गमलों में उगे हुए लोग। आरक्षण से कमजोर हम इसलिए हुए हैं कि बाबा साहब का आरक्षण हमें अच्छा लगता है, बाबा साहब के विचार हमें अच्छे नहीं लगते। बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिख दी है, हमें किताबें पढ़ने का शौक नहीं। लेकिन कमजोर क्यों हुए? उसने तो एम्पावर किया ना सोसाइटी को। एम्पावर किया है, लेकिन एक स्वार्थी वर्ग पैदा हो गया। यही मानवर साहब का कहना है चमचा युग में, ये स्वार्थी वर्ग पैदा हो गया। वो पे बैक टू सोसाइटी की भावना नहीं। एम्पावर हुए उसमें से तमाम लोग स्वार्थी निकल गए, ये बात आप कह रहे हैं। देखिए, आरक्षण से आए हुए लोगों में यह भ्रम है कि हम मेरिट में थे इसलिए मुझे नौकरी मिली। ये मिसकंसेप्शन है। हम मेरिट में हैं इसलिए हमको नौकरी नहीं मिली है जी। वो व्यवस्था वैसी थी कि हम 16% हैं, तो सैकड़ा में 16 हमारा पद है, इसलिए उन्होंने दिया है। अन्यथा आप तमाम साक्ष्य देखते होंगे, एविडेंसेस देखते होंगे सोशल मीडिया में कि आपको रिटर्न में बहुत बढ़िया मार्क्स है, ओवरऑल में छांट दिया। कहाँ गया मेरिट आपका? वो सभी लोग वहीं बैठे हुए, सारे सिस्टम पर वही काबिज हैं जिनकी संख्या 3% है, 2% है। तो ये 97% क्या कर रहे हैं? तो आपको उसकी हिस्सेदारी मिली है, तो आपको समाज को देने के लिए आप कर्जदार हैं। पे बैक टू सोसाइटी कोई शौक आपका नहीं है, फर्ज है। फर्ज है, दायित्व है आपका। ऑप्शनल नहीं है कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे जी नहीं। इसलिए ये गलतफहमी यदि है कि हम जीनियस हैं, हम मेरिटोरियस हैं इसलिए हम आए हैं, जी नहीं। समाज का आप पर कर्व है, आपको पे करना चाहिए। यू आर बाउंड टू पे। बाबा साहब ने कहा था कि अपने आमदनी का 20वां हिस्सा आप देंगे। आप 1% दीजिए ना, 2% दीजिए ना। तो समाज के लिए कैसे बदलेगा? क्या आप सरकारी कर्मचारी? बाबा साहब ने सोचा था, बाबा साहब की परिकल्पना थी कि ये जो व्यवस्था हो रही है उसमें पढ़ लिख के जो आगे आएगा वो समाज को रोशनी देगा, ताकत देगा।
वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, अपने समझ का कुछ हिस्सा और अपने समय का कुछ हिस्सा जो है समाज के उद्धार में लगाएगा। ऐसा हो कहाँ रहा है? कितने लोग दे पाते हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। वही लोग हैं जो बाबा साहब को पढ़ते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो भीतर से ताकतवर हैं। बाकी तो कमजोर लोग हैं, स्वार्थी गिनती के लोग हैं शायद। गिनती के लोग हैं इसे। इसलिए ये तमाम जो हमारे जय भीम वाले लोग हैं, नमो बुद्धाय वाले लोग हैं, उन पर दया की जा सकती है, क्रोध नहीं किया जा सकता है। क्यों दया? दया इसलिए की जा सकती है कि बाबा साहब का आरक्षण उन्हें पसंद है। बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है, जैसे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब वो कन्वर्ट हुए, दीक्षा ग्रहण की, 5 लाख से ज़्यादा लोग थे। तो जो प्रतिज्ञा ग्रहण की थी, 22 प्रतिज्ञा की लगातार इधर चर्चा हो रही है। पहली प्रतिज्ञा क्या है? मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। क्या बुद्ध ने ईश्वर को माना? क्या संत रविदास ने ईश्वर को माना? क्या कबीर ने ईश्वर को माना? बाबा साहब ने ईश्वर को माना? तो हमारे जो पुरखे हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, फिर क्यों आप ईश्वर से डरे हुए हैं? अधिकांश लोग, ये जो धागा पहनने वाले लोग हैं, अंगूठी बांधने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, ये भागे चले जा रहे हैं गंगा किनारे, कांवर लेके दौड़े जा रहे हैं, ये बाबा साहब के लोग हैं। आपको देखना चाहिए कि हमको जिस कारण से हम अच्छी कुर्सी पर बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास इतने ऊंचे मकान हैं, तो जिस महापुरुष के कुर्बानी और त्याग तप के बदौलत हुआ, उनका दर्शन क्या था, याद करना होगा। यदि आप याद नहीं करते तो समाज को धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए मैं उनके प्रति जो बहुत सामान्य नहीं रह पाता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि धोखा दे रहे होते हैं, गुस्सा आ जाता है। यह है, चूंकि जैसे आज गुरु रविदास की जयंती है, उनकी कुछ बातें याद आती हैं, उनके कुछ दोहे हैं। जीवन 4 दिवस का मेला रहे, बावन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे, पत्थर मूर्ति कुछ नहीं खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लूटती बाभन सारे, प्रभु देत न अधेला रे। तो जिस प्रभु के नाम पर, जिस ईश्वर के नाम पर वो जो धंधा कर रहा है, तो गुरु रविदास जी सीधा इसका खंडन करते हैं। अच्छा, रविदास जी जिस समाज में पैदा हुए, आप जिस समाज में पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, तो उस वक्त वो तमाम चीज़ें कह रहे थे, बता दी उन्होंने बातें। वो दौर था जब हमारे समाज के लोगों को मंदिर में जाने का हक भी नहीं था। आज भी पीटा जाता है जो लोग जाते हैं। अभी उत्तराखंड की एक घटना ही बहुत आहत करने वाली घटना थी। लोग वो क्यों नहीं समझते जो रविदास जी ने कहा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, इधर क्यों घुसे रहते हैं? 2 तरह की बात है। एक तो हमारे पास के बावजूद बचपन से लेकर के मैट्रिक, इंटर, BA, MA तक जो किताबें पढ़ाई जाती है, वो शासन सत्ता में जो सरकारें होती है वो तय करता है हमारा पाठ्य पुस्तक, वो तय करता है हमारा सिलेबस। उसमें कहीं हमारे बहुजन नायकों की बात नहीं कही जाती है। वो जो दर्शन होता है, उनको इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, उनको मिथक पढ़ाया जाता है, गलत बातें पढ़ाई जाती है। इसलिए जो बहुजन आंदोलन का जो इतिहास है, ये तमाम जितने भी समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात करने वाले जितने महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में बहुत कम पर बताया जाता है। और फिर पढ़ने लिखने के बाद उनके पास ऑप्शन होता है। आज तो सूचना तकनीक काफ़ी विकसित है, यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास सारी सामग्रियाँ हैं। लोग देखने के बावजूद भी उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, देख के छोड़ देते हैं। डर है, ईश्वर का डर है, ईश्वर का भय है। तो हमारे पूर्वज कह गए हैं कि ईश्वर नहीं है, तुम क्यों डरे जा रहे हो भाई? जो है नहीं उस पर क्यों डर? आपके भीतर आत्मशक्ति तभी आएगी जब किसी दूसरी शक्ति की गुलामी करना बंद कर दोगे। तथागत बुद्ध ने कहा है, जानो तो मानो। कैसे सुधरेंगी चीजें, आपको क्या लगता है? कैसे बदलेगा समाज? जो कमियां हैं, ये चुनौती हमारे सामने, जो पढ़े लिखे चंद लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है, उनका दायित्व बनता है कि समाज को जगाएं। कि बचपन से लेकर युवावस्था तक जो बच्चा निरंतर हिंसा, क्रोध और भ्रम के वातावरण में पैदा लेता है, उससे कैसे हम अपेक्षा करेंगे कि समाज को सौरभ और प्रकाश देगा? हम जो उसको बता रहे हैं वही सीखेगा। तो ये जो आंदोलन है और जो सही बात है, हमारे महापुरुषों ने जो कही है, हमारे पूर्वजों ने जो कही है बात, ये पढ़ा लिखा लोगों का दायित्व बनता है कि उसको पढ़े, जाने, समझे और लोगों को बताए। टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज, ये बाबा साहब का
फाइनल मैसेज था, गो एंड टेल माई पीपल टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। आपके अभी तक के सफ़र के बारे में बात करूँ, आपने क्या किया जो आप याद करना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ पे बैक टू सोसाइटी किया जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं? सबसे पहले तो जब से मैंने नौकरी की है जी। मैं लगातार जहाँ भी पदस्थापित रहा हूँ वहाँ के कल्याण छात्रावास में, अम्बेडकर कल्याण छात्रावास में जाके बच्चों से मिलता रहा हूँ। मेरे बलबूते जितना बन सका है मैंने उन्हें कंट्रीब्यूट किया है, मैंने उन्हें किताबें दी है, मैंने उन्हें पत्रिकाएँ दी है, मैंने उन्हें पढ़ाया है। लगातार मैं जहाँ कहीं पदस्थापित रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ 20, 25, 50 बच्चे अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आप जब यहाँ थे तो मुझे किताबें देते थे, मुझे प्रेरित करते थे। अब तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, मुझे पता नहीं रहता है, फ़ोन करता है कि सर मैं वहाँ पे जज हूँ और मैं बहुत छोटा था, आपने मुझे किताबें दी थी, मैं पढ़ लिख गया और आपसे मैं प्रेरित लेता हूँ, तो अच्छा लगता है। और इन सब सारी चीज़ों में जो सबसे अहम बात जो मैं याद करना चाहता हूँ, भागलपुर ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी 98 में हुई थी, 1998 दिसंबर में मैं गया था। तो मुझे बताया गया कि वहाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में गांधीयन थॉट की पढ़ाई होती है। तो मुझे लगा गांधीयन थॉट की पढ़ाई होती है तो अम्बेडकर थॉट की क्यों नहीं। ओके। मुझे बताया गया था कि भारत में कहीं भी बाबा साहब के थॉट में MA की डिग्री नहीं दी जाती है। तो मेरे मित्र थे डॉक्टर विलसन रविदास, वहाँ प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक हुआ करते थे। मैंने कहा कि सर जब गांधीयन थॉट की पढ़ाई हो सकती है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, तो अम्बेडकर थॉट की क्यों नहीं। और ये बात लग गई SC/ST कर्मचारी संघ के मीटिंग में और बामसेप की मीटिंग में जो आपने सवाल उठाया। जी उठाए, और वहाँ के तत्कालीन कुलपति महोदय ने इस बात को गंभीरता से लिया। मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर रामाश्रय यादव का। उन्होंने कहा कि विलसन जी किसने ये बात कही है, तो मेरे जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। और ये 2001 में मैंने बात कही थी अगस्त में, और अगले साल 2002 14 अप्रैल को MA इन अम्बेडकर थॉट एंड सोशल वर्क विभाग खुल गया। आज 20 साल हुए। हर वर्ष 30-35 बच्चे MA करते हैं अम्बेडकर थॉट में, अभी 60 PhD हैं। अभी हाल ही में वहाँ नियमित प्राध्यापक की नियुक्ति हुई है, सहायक प्राध्यापक। संस्थाओं का निर्माण करना होगा हमें, उस पर आपने काम किया? उस पर हमने काम किया लगातार। पुस्तकालयों की स्थापना करनी होगी, बच्चों के बीच में जाना होगा, उनको प्रमोट करना होगा, करियर गाइडेंस का काम करना होगा। ये लगातार मैं करता रहा हूँ और हमारे कई साथी करते हैं, पूरी टीम हमारी है, हम लोग करते रहते हैं लगातार। SC/ST कर्मचारी संघ से मैं जुड़ा हूँ, बामसेप से मैं जुड़ा हूँ, और अपना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है अम्बेडकर बुद्धा मिशन, ये प्रधान कार्यालय है उसका, ये मेरा घर है, यहाँ मैंने अम्बेडकर बुद्धा मिशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल अवेयरनेस पर काम करते हैं। तमाम लोग डरते हैं जो सरकारी नौकरी में होते हैं, खासतौर पर जो थोड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, कि मैं बाबा साहब की बात नहीं करूँगा, रविदास जी की बात नहीं करूँगा, बुद्धा की पोस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी, मुझे दबाया जाएगा, ह्यूमिलेट किया जाएगा। देखिए ऐसा है अशोक जी, आपको डर नहीं लगता? कभी नहीं लगा? संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख है, उसका कारण अज्ञान है। अज्ञानी लोग डरते हैं, ज्ञानवान लोग नहीं डरते हैं। भारतीय संविधान पता होते हैं वो नहीं डरते। भारतीय संविधान में प्रावधान है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में सारी चीजें लिखी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोई भी। हम एज पर प्रोविजंस कर रहे हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, हमको असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। समाज को प्रेरित करना, अब मैं जब ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुआ, ट्रेनिंग के समय मुझे कहा गया कि आप यदि पदाधिकारी हैं तो औरों से भिन्न हैं, आप इलाकों में से चुने गए हैं, तो 24 घंटे की दिनचर्या है, 8 घंटे आप सोते होंगे, 8 घंटा ड्यूटी करते होंगे, बाकी 8 घंटे क्या करते हैं आप जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ जा करके उनके दुख सुख में यदि भागीदार नहीं होते हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो देन व्हाई यू आर गजेटेड ऑफिसर, व्हाई यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाखों में से चुन के आए हैं, तो समाज के प्रति आपका दायित्व बनता है। ये दायित्व बोध नहीं हमारे बीच में है, डरे हुए लोग हैं सभी। इसलिए जी, डिपार्टमेंट में चूंकि आपका एक लंबा करियर रहा है, अब आप जल्दी रिटायर भी होने वाला है, चूंकि आपका करियर बहुत जल्दी शुरू हो गया था। जी जी। डिपार्टमेंट में क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए सबसे पहले लोग कहते हैं कि जो SC/ST के लोग होते हैं काम नहीं करते अच्छे से। हाँ, उनका आरोप उनके हिसाब से सही हो सकता है,
लेकिन मैं सीधा उनसे पूछता हूँ, perception। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई देखो, मेट्रिकुलेशन में तो आरक्षण नहीं था जी, मैं टॉप कर गया। मैं टॉप कर गया, भूमियारों का स्कूल था, पटना साइंस कॉलेज बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज है, मैं वहाँ पढ़ के आया हूँ, वहाँ आरक्षण नहीं था जी। और आपसे अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आपसे अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, नियमों का ज्ञान आपसे ज़्यादा है, मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ। तो जो हमारे समुदाय से जो लोग आते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, विभागीय जिम्मेवारी का निर्वाह बेहतर करना होगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन बेहतर किया है और अच्छा किया है। कर संग्रह हमारा उद्देश्य है, तो कर संग्रह हम करते रहे हैं लगातार। मान लिया 8 साल मैं भारतीय स्टेट बैंक में था और 30 साल से मैं राजस्व सेवा में हूँ, मतलब बिहार वित्त सेवा में हूँ, कलेक्शन का काम। मैं जहाँ जहाँ पदस्थापित हुआ मैंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको फुलफिल होता रहा अपनी टीम के बदौलत। मैं कई जगह प्रधान भी रहा हूँ, मैं पूरी टीम के साथ काम करता हूँ। और जब बाबा साहब को पढ़ने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध और रविदास को पढ़ने वाले लोग हैं, वो भीतर से काफ़ी मजबूत होते हैं और उनका व्यवहार ऐसा होता है कि पूरी टीम उनके साथ काम करती है। तो विभागीय दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और सबसे पहले जिस पद पर हैं उनके प्रति उस दायित्व का निर्वहन यदि नहीं करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली में आपके कौन है, क्या कर रहे हैं और कितना सपोर्ट मिल पाता है आंदोलन में? ये जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यदि सपोर्ट नहीं मिला होता तो मैं यहाँ तक नहीं रहता। तो मेरी पत्नी यहीं मेरे ससुर साहब बरौनी रिफाइनरी में ऑफिसर थे, उसी रिफाइनरी टाउनशिप में उनका जन्म हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई। और मैं सौभाग्यशाली इस मामले में हूँ कि मेरी पत्नी कर्मकांडी नहीं है, वो मंदिर नहीं जाती है, क्योंकि मैं स्वभाव से कर्मकांड में विश्वास नहीं करता हूँ, तथागत बुद्ध को मानता हूँ। मेरे घर में जितने भी संस्कार हैं बौद्ध रीति से होते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों हायर एजुकेशन में हैं, बाहर पढ़ती हैं। मेरा एक भाई है, उसकी पत्नी भी कर्मकांडी नहीं, उसके 2 बच्चे हैं। हम लोग पूरा परिवार जो है तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं और पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन हमको मिलता है, तब हम यहाँ तक आ पाए। इसलिए यहाँ तक जो भी हासिल हुआ है उसमें पूरे परिवार का योगदान है और मेरी पत्नी का विशेष योगदान है, क्योंकि वो तो अर्धांगिनी कहलाती है। कदम कदम पर यदि उनका साथ नहीं मिलता, मेरे वैवाहिक जीवन को 31 साल होने चले, तो जाहिर है उनका लगातार सहयोग समर्थन मिलता है। गुस्सा किस बात पे आता है आपको? गुस्सा इस बात पर आता है कि गलत चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, पाखंड को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और हमारे सामने जो चीज़ें परोसी जा रही हैं अभी, जैसे धर्म के नाम पर जो बातें होती है, अध्यात्म के नाम पर बातें होती है, मिथक को इतिहास बनाने की चेष्टा की जाती है। इतिहास इतिहास है, मिथक मिथक है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनका कोई ऐतिहासिक तो सच है नहीं हमारे पास। गल्प है, कथा है, गप कहे जा रहे हैं। बुद्ध कब जन्म लिए, कब पैदा हुए, तो आपके पास सच है। ईसा मसीह कब जन्मे, उसका सच है। पैगंबर कब हुए, इसका सच है। नानक कब हुए, तो जितने भी मानवतावादी धर्म के जो जितने भी गुरु हुए हैं सबका सच है। लेकिन ये हथियार लिए हुए देवी देवता, इनका कोई सच नहीं है। जो हथियार लेके चलते हैं, किसके विरुद्ध हथियार लिए, काहेला हथियार लिए, तो पचता नहीं है। आंदोलन को कैसे बल मिलेगा, चीज़ें कैसे ठीक पढ़े हो लिखे लोगों को इकट्ठा करना होगा और SC/ST कर्मचारी संघ के माध्यम से लगातार पढ़े लिखे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। करना क्या चाहते हैं आप इन फ्यूचर? हम चाहते हैं कि हमारे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। और बाबा साहब ने भी कहा था कि सत्ता वह चाबी है जिसके हमारी समस्याओं के सारे दरवाजे खोले, मैंने निराकरण किए जा सकते हैं, प्रगति के सारे। हाउ टू कैप्चर द पावर। बाबा साहब लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उसको मानवर साहब ने सफल भी किया है। मुझे लगता है कि जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक चीज़ें बदल नहीं पाएंगी। सत्ता की बात कह रहे हैं आप, आखिरी सवाल है मेरा। सामाजिक आंदोलन चलते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन चलते हैं। कहा जाता है कि जब तक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, राजनीतिक आंदोलन से चीज़ें नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है, सामाजिक आंदोलन चीज़ों को तेज़ी से बदल सकता है, सांस्कृतिक आंदोलन से चीज़ें बदलेगी, या फिर राजनीतिक आंदोलन और राजनीतिक सत्ता हासिल करना एकमात्र उपाय है जिससे चीज़ें तेज़ी से बदल सकती हैं? जो पढ़े लिखे लोग, जो कर्मचारी हैं, उनकी कुछ सीमाएँ हैं। हमें गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा, मानवर साहब ने कहा था।
तो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए लगातार पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करना होगा, उन्हें जगाना पड़ेगा। मैं सरकारी कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी क्या सोच है, चीज़ें तेजी से बदलें किस तरीके से हो सकती है? जितने भी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, पेरियार फुले को मानने वाले, ये अलग अलग टुकड़ों जो बटे हैं उनके एक मंच पर आना होगा। छोटे छोटे इशू पर बटे हुए लोग हैं, इगोइस्टिक होगा, इगोइस्टिक नहीं होना होगा। सभी लोगों को इकट्ठे होकर के एक दिशा में काम करना होगा। आज सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन एक अनवरत प्रक्रिया है, चलते रहती है, इसका तुरंत निदान नहीं होना है। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आंदोलन करना होगा, क्योंकि हजारों वर्ष की जो समस्या है उसका तो 10 वर्ष में समाधान नहीं हो जाएगा, 5 वर्ष में समाधान नहीं हो जाएगा। आपका जो अभी तक की लाइफ जर्नी रही है, आपने सामाजिक तौर पे जो काम किया, जिस तरीके समाज को देखा, जो पढ़ा, एज ए अधिकारी जिस तरीके से काम किया, आप क्या जोड़ना चाहेंगे आखिर में? पढ़े लिखे जो लोग हैं इकट्ठे होकर संस्थाओं का निर्माण करना होगा। करियर गाइडेंस सेंटर चलाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए, नौकरी के अवसर कम हो गए हैं उनको उद्यमिता की तरफ प्रोत्साहित कीजिए और कुछ मॉडल बनाइए। आप अपना स्कूल खोलिए, अपना कॉलेज खोलिए, तकनीकी संस्थान खोलिए और उद्यमिता के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत सारी योजनाएं भरी पड़ी हैं सरकार के साथ ईमानदारी से बने रहिए, डट के। हाँ, क्योंकि पे बैक की सोसाइटी की भावना रखते हैं, तो सरकार की ढेर सारी योजनाएं भरी पड़ी जिसका ज्ञान हमारे समाज को नहीं है। तो युवाओं को दिशा देना होगा। आपके पास अपार ऊर्जा है, हमारे जो युवा हैं उनको सही दिशा में यदि आप ले जाइएगा तो गलत दिशा में भटक जाएगा। ये चुनौती हमारे सामने है, बुद्धिजीवियों के सामने है, कर्मचारियों के सामने है। उनको भटकने से बचाएं हम लोग इकट्ठे होकर के। ये करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। तो ये थे वीरेंद्र कुमार जी। एक लाइफ जर्नी रही है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया, और निश्चित तौर पे एक उस जगह से निकल के आना जहाँ पिता मजदूर हो, माँ जो अपना पारंपरिक काम है वो करती हो, वहाँ से निकल के अधिकारी बनना अपनी प्रतिभा के बूते, ये अपने आप में इनकी जो जर्नी है निश्चित तौर पे तमाम युवाओं के लिए एक सबक है कि अगर आप ठान लें तो चीज़ों को कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहिए दलित दस्तक, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इस कड़ी में हम आगे किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। जय